हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन जो है वो 10th क्लास के हिस्ट्री से कह सकते हैं रिलेटेड है। इसमें कह सकते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक हमें जानकारी मिलता है कि इटली के एकीकरण में जो है वो मेजनी का कह सकते हैं कि आपको क्या रहा, योगदान रहा। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव के रूप में ये निकल जाता है कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, तो मेजनी का योगदान था। ठीक है, अब देखिए मेजनी जो था वो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानना है कि ये एक उदारवादी और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। ठीक, ये एक कह सकते हैं कि सेनापति के रूप में थे और साथ में ये कैसा थे, उदारवादी थे और राष्ट्रवादी। उदारवादी का मतलब होता है कि एक ऐसे व्यक्ति जो सबकी भलाई के बारे में क्या है, सोचता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उदारवादी। और राष्ट्रवादी का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी। तो मेजनी जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था कि ये एक कह सकते हैं कि कुशल सेनापति के साथ साथ एक उदारवादी और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। और ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि विचारक थे। और ये किस टाइप के विचारक थे, तो ये राष्ट्रवादी विचारक थे। मतलब ये राष्ट्र के बारे में जो है कि बहुत अच्छा क्या है, सोच रखते थे। अब देखिए इनका ऐसा मानना था कि जो इटली में कह सकते हैं कि निरंकुश शासन था, निरंकुश शासन था। ठीक है, तो ये चाहते थे कि यह शासन जो है वो समाप्त हो और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक गणतांत्रिक शासन स्थापित हो। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा शासन जो कह सकते हैं कि एक ही परिवार का, या कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति या परिवार का शासन अगर लगातार चलते रहता है तो उसको बोलते हैं निरंकुश शासन। जैसे राजा, राजतंत्र में क्या होता था कि राजा जो होता था वो शासन चलाया, फिर उसके बाद उसका बेटा चलाया, उसके बाद उसका पोता चलाया। तो इस तरह के कह सकते हैं कि जो शासन या जो व्यवस्थाएं होती है उसको कहा जाता है आप निरंकुश शासन कह सकते हैं। मतलब जिस पर किसी तरह की लोगों का कोई कह सकते हैं कि उस पर एक दबाव या रोक या अधिकार नहीं हो पाता है। निरंकुश का मतलब जिस पर किसी तरह की कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, निरंकुश। तो इटली में कैसा शासन चल रहा था, निरंकुश शासन चल रहा था। मतलब वहां पर कह सकते हैं कि एक ऐसा शासन था जो कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, या जिस शासन पर वहां के लोगों का कोई कह सकते हैं कि अधिकार वगैरह नहीं था। तो ये चाहते थे कि वहां पर जो निरंकुश शासन है वो शासन समाप्त हो और वहां पर एक गणतांत्रिक शासन की स्थापना हो। ठीक है, और इन्होंने कह सकते हैं कि अपने देश के लिए इन्होंने कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो आपको बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि विचार, या कह सकते हैं कि लेख या रचनाएं, ठीक है, लिखे। बहुत सारे ऐसे लेख, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि जो है कि नियम नीति विचार जो है इन्होंने दिया। और वहाँ के लोगों में कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम, या कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों को राष्ट्रवादी जो है बनाने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या है, योगदान किया। और इसके साथ कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ पर कह सकते हैं कि जो इटली में निरंकुश शासन था उस निरंकुश शासन को ख़त्म करके वहाँ पर एक गणतांत्रिक शासन की स्थापना में क्या है, इन्होंने बहुत बड़ा क्या योगदान दिया। और इसी कारण जो है कि इन्हें कह सकते हैं कि इटली का जनक भी माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक किसको कहते हैं, तो मेजनी को कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेजनी जो था वो इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाते हैं। ठीक है, इसके कारण जो है कि इन्हें इटली का एकीकरण का जनक या पैगंबर के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे देंगे,
इस टाइप के कह सकते हैं कि प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। जैसे अब देखिए मेजनी के बारे में यहाँ 3-4 क्वेश्चन बन गया कि इटली के एकीकरण का जनक किसको बोलते हैं, मेजनी को। मेजनी जो था वो किसका विरोध में था, निरंकुश शासन के विरोध में। ये एक किस टाइप के व्यक्ति थे, उदारवादी और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, ठीक है। और ये एक सेनापति के रूप में, एक कुशल सेनापति के रूप में भी थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर मेजनी के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि मेजनी एक उदारवादी एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जो इटली में निरंकुश शासन के विरुद्ध एक गणतांत्रिक शासन की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने अपने लेखों एवं रचनाओं के द्वारा इटली में लोगों के बीच एकता एवं राष्ट्रवादी विचार बढ़ाएं, ठीक है। और इस प्रकार से इन्होंने कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में क्या भूमिका निभाएं। तो हम लोग याद रखेंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो आप लिख सकते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी का बहुत बड़ा कह सकते योगदान था। मेजनी चाहते थे कि इटली में जो निरंकुश शासन है वो समाप्त हो और एक लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक शासन की क्या स्थापना हो, ठीक है। वो एक कह सकते हैं कि वहाँ पर एक कुशल सेनापति के रूप में थे और साथ साथ में वो एक राष्ट्रवादी और कह सकते उदारवादी व्यक्ति थे। उनका राष्ट्र के प्रति एक बहुत अच्छा सोच था। वो चाहते थे कि यहाँ पर एक ऐसा शासन स्थापना हो जो लोगों की शासन हो और लोगों के प्रति बहुत अच्छा क्या ख्याल रख पाए। तो उन्होंने कह सकते हैं कि इस तरह के जो वहाँ पर कह सकते हैं कि आवाज़ उठाए, इस तरह के कह सकते हैं कि वहाँ आंदोलन किए, तो वहाँ के जो शासक था वो उसे यहाँ से भगा देते हैं और वो भाग कर कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड। लेकिन उसके बाद भी वहाँ से रह करके उन्होंने लेख के माध्यम से फिर कह सकते हैं कि अपनी कुछ रचनाएं, जैसे होता है ना कविता कहानी, उसके माध्यम से जो है कि इटली में लोगों को एक तरह से राष्ट्र के प्रति जागरूक किए और इटली को एकीकरण में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको बन गया। एक तो इटलीकरण के एकीकरण में किसका सबसे बड़ा योगदान था, मेजनी का, ठीक है। मेजनी जो क्या था ये पेशा से, तो ये कह सकते हैं कि एक सेनापति थे। सेनापति का मतलब है हेड ऑफ आर्मी, या जो सेना का हेड होता है उसे क्या बोलते हैं, सेनापति। और ये किसका विरोध करते थे, तो निरंकुश जो शासन था वहाँ पर उसका ये विरोध करते थे। और वो क्या चाहते थे, तो ये चाहते थे कि इटली के अंदर एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन की क्या स्थापना हो। ये कैसे व्यक्ति थे, तो ये एक उदारवादी व्यक्ति थे और ये राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इनको कह सकते हैं कि इन्हीं कारणों के कारण जो है कि इन्हें इटली से जो है कि भागना पड़ा या इन्हें भगा दिया गया वहाँ के शासक के द्वारा। लेकिन इसके बाद भी कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण के लिए या इटली में कह सकते हैं कि निरंकुश शासन को खत्म करने के लिए और वहाँ पर एक गणतांत्रिक शासन की स्थापना करने के लिए ये प्रयास करते रहे और इन्होंने इटली के एकीकरण में कर सकते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से इसको हम लोग समझेंगे और आसानी से इसके बारे में जो है याद रखेंगे और एकदम सिंपल शब्दों में जो है कि इसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी का जो है योगदान है, ठीक, ध्यान रखेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, रूसी क्रांति के 2 कारण लिखें। रूसी क्रांति के 2 कारण लिखें। ठीक है, तो देखिए रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, रूसी क्रांति का मतलब समझ रहे हैं, रूस में कह सकते हैं कि बदलाव के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, जो आवाज़ें उठाया गया, जो एक विरोध किया गया सरकार के कह सकते हैं कि समक्ष या वहाँ के शासक के समक्ष, तो उसको कहा गया रूसी क्रांति। इसके 2 प्रमुख कारण हैं, और वो एक पहला कारण है कि वहाँ पर जो जार का जो शासन था, जार की अयोग शासन, जार की क्या था, अयोग शासन। अयोग शासन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी शासक के द्वारा जनता के हित को ध्यान में न रख करके अगर शासन चलाया जाता है तो उसको अयोग शासन कहते हैं। तो वहाँ पर जो जार था वो कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छे से वो शासन नहीं चला रहा था। अच्छे शासन नहीं चलाने का मतलब क्या होता है कि वहाँ की जनता जो था, वहाँ के जो लोग थे, उनका वो ख्याल नहीं रख रहा था। तो इसके कारण कह सकते हैं कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और एक कह सकते हैं कि क्रांति करता है, और जो जार होता है यानी जो कह सकते हैं कि शासक होता है, ठीक है, तो उसका यहाँ पर क्या विरोध किया जाता है। जार आपको कह सकते हैं कि निकोलस द्वितीय के भी नाम आता है इसमें, उनके द्वारा कह सकते हैं कि अच्छे शासन नहीं किया जाता है और उसके शासन से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, जिसके कारण उनका क्या है विरोध किया जाता है। पहला कारण देखिए, रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारण में आपको याद रखना है, जार के अयोग शासन या निरंकुश शासन, ठीक है, जिसके कारण कह सकते हैं वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी था, और दुखी होने के कारण जो है कि लोग इसका क्या करता है, विरोध करता है। आप सोच सकते हैं अयोग का मतलब होता है जो योग्य नहीं है या जो अच्छे से नहीं चलाया जा रहा, उसको आप समझना। दूसरा है मजदूरों का शोषण या कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति। अब यहाँ पर मजदूरों की काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब हो गया था। क्या खराब हो गया? तब उन्हें काम कराया जाता था, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, और उसके हिसाब से उनकी मजदूरी नहीं मिलता था, और सरकार उसके प्रति यानी जो वहाँ शासक था उसके प्रति कोई ध्यान नहीं रखता था। तो इसके कारण भी लोग क्या करते हैं, तो आपको रूस में जो है कि क्रांति होता है या कह सकते जो जार होता है उसका लोग वहाँ पर क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारण क्या है। 2 प्रमुख कारण में आपको याद रखना है, पहला कि जो जार था यानी जो शासक था वो क्या था, अयोग्य था, यानी वो अच्छे शासन नहीं चला रहा था। ठीक है। दूसरा, मजदूरों का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था, या उसकी स्थिति क्या हो गया था, दयनीय हो गया था, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और फिर वहाँ पर एक बड़ा क्रांति होता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको 100% एग्जाम में जो है कि देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। और ऐसे भी सोचिए, देखिए किसी भी तरह की कोई क्रांति कब होता है, जब लोग काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि व्यवस्था या कह सकते हैं कि जो स्थिति परिस्थिति होता है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब जाकर के लोग उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो आपको क्रांति जो है वो एक बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि बदलाव के लिए लोगों के द्वारा जो आवाज़ उठाया जाता है तो उसे ही क्रांति कहा जाता है। और हर एक युग में कह सकते हैं आपको किसी न किसी रूप में क्रांति देखने के लिए मिला है। और क्रांति जो है वो एक तरह से देखा जाए तो देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हथियार के रूप में होता है, जिसके द्वारा कह सकते हैं कि समाज और कह सकते हैं कि देश दुनिया में बहुत कुछ आपको बदलाव देखने के लिए मिला है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, रूसी क्रांति के 2 कारण। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।